हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नैंसी। सभी को राम राम, सभी को खमांगणी, सभी को नमस्ते, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी का जो स्वास्थ्य ठीक होगा, यही मैं जो है वो आशा करती हूँ। सो अब जो है वो हमारे जो राजस्थान भूगोल की जो सीरीज चल रही थी, यानी कि राजस्थान ज्योग्राफी जो मेरे द्वारा आपको पढ़ाई जा रही थी, उसके आगे के टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमने जो है वो एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें हमने अक्षांश और देशांतर विस्तार के बारे में बता दिया था। तो वो आप वीडियो जो है वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें जो है वो मैंने अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में और राजस्थान की स्थिति के बारे में जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझाया। तो सबसे पहले जो है वो आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट बात आती है कि आप जो है वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अभी जो है वो कल शाम को जो है वो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई है, ठीक है। तो उसका जो नोटिफिकेशन जो होता है, डिटेल सिलेबस जो होता है, एज लिमिट का जो उसके एज लिमिट का क्राइटेरिया, जो जितने भी जो क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको मैं मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो वो नोटिफिकेशन प्रोवाइड करवाती हूँ। और आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर पूछ लिया करो, मैं आपको जो है वो रिप्लाई दे दूँगी, उसका आंसर दे दूँगी, ठीक है। तो इसलिए जो है वो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक जो है वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, वहाँ से ज्वाइन हो जाना। या फिर जो है वो यूट्यूब चैनल के नाम से जो वो टेलीग्राम चैनल है, तो उसके नाम से जो वो सर्च करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अब पिकाचू की फोटो लगी हुई है, वो टेलीग्राम चैनल हमारा है। तो अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं राजस्थान ज्योग्राफी। क्योंकि राजस्थान ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले हमें जो है वो हमारे राजस्थान के बारे में कुछ बेसिक सा नॉलेज या राजस्थान का जो सामान्य परिचय, राजस्थान की स्थिति, राजस्थान के विस्तार के बारे में जानना जरूरी होता है। ये आप सभी को पता है कि हम जो है वो कोई सी भी हम जो बुक ले आते हैं तो उसमें सबसे पहले जो है वो हमें राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में बताया जाता है, कि राजस्थान के सामान्य परिचय को पढ़ने के बाद में जो है वो हम ज्योग्राफी के अन्य जो टॉपिक जो है वो उनको पढ़ते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमने जो स्थिति के बारे में देख लिया था कि राजस्थान की स्थिति जो वो ग्लोब में कहाँ पे आती है, देशांतर में कहाँ पे आती है, अक्षांश में कहाँ पे आती है, और भारत में राजस्थान की स्थिति कहाँ पे आती है, और हमारे एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति कहाँ पे आती है। अब हम जो है वो नेक्स्ट बात करेंगे कि राजस्थान के नामांकन के संबंध में कुछ जो है वो कुछ बिंदु, कुछ फैक्ट्स, कुछ जो है वो सिद्धांत बन जाते हैं, उनके संबंध में बात करेंगे। कि जैसे जो है वो आपका भी जो है वो एक नाम जो होता है वो रियल, मतलब एक नाम जो वो कन्फर्म होता है, उसके साथ में जो वो आपके कई नाम जो है वो कई जो घर पे कुछ अलग तरीके से बोला जाता है, और स्कूल में कुछ अलग तरीके से बोला जाता है, फ्रेंड्स अलग तरीके से बोलते हैं। तो उसी प्रकार से जो राजस्थान के भी जो वो बहुत सारे नामांकन किए गए थे, यानी कि राजस्थान के भी जो वो बहुत सारे नाम निकाले गए थे। उन्हीं नामांकनों के ऊपर जो है वो अब हम बात करेंगे कि राजस्थान के जो है वो कौन कौन से नाम जो किन किन के द्वारा जो वो दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो राजस्थान भूगोल में हम बात कर रहे हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें हम जो है वो फर्स्ट देखेंगे तो राजस्थान का नामांकन। और पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि आप जो है वो अपनी कॉपी में नोट्स बना लिया करो। अगर आपको बोर्ड पे नहीं दिख रहा है, साफ क्लियरिटी नहीं आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो कि मैम इस वीडियो का जो है वो हमें साफ नहीं दिख रहा है, या फिर हमें जो है वो मतलब नोट्स बनाने में जो वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तब हम जो उसका सोल्यूशन निकालेंगे। अब आप टेलीग्राम पर जाके पूछते हो कि मैम हमें जो है वो नोट्स दो, PDF ही दो। तो PDF इसकी कैसे PDF बनाऊँ, आप जरा सोच के देखो, इसकी कैसे PDF बना सकती हूँ। मैं खुद भी तो लिख रही हूँ इस बोर्ड के ऊपर। तो जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे वैसे जो है वो आप बीच बीच में वीडियो रोक कर जो है वो नोट्स बना लिया करो। इसमें कोई हार्ड नहीं है। फिर आप बोलते हो कि मैम हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारी कहाँ पे गलती हुई। यही आपकी गलती हो जाती है कि आप जो है वो PDF ही के ऊपर, या फिर आपको जो है वो सीधे नोट्स दे दे कोई, इसके ऊपर जो है वो डिपेंडेंट रहते हो। यानी कि ऐसे सोचते हो कि हमें किसी और से नोट्स मिल जाए, इस बात के ऊपर आप रहते हो। ऐसे नहीं कि जैसे मैं यहाँ पे वो नोट्स बना रही हूँ, यानी कि आपके लिए जो लिख रही हूँ, तो आप भी जो है वो कॉपी में लिख लिया करो। इससे आपको आधा जीके जो है वो यहीं पे याद हो जाएगा, यानी कि लिखते टाइम ही आपको याद हो जाएगा। तो थोड़ा स्ट्रगल करोगे तभी जाके जो है वो आपको जॉब मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको कोई और नोट्स दे देगा या फिर किसी PDF ही के द्वारा आप पढ़ लोगे और आपको जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा आपका। इतना शॉर्ट तरीके से सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि अगर ऐसा ही होता ना तो लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो सभी का हो जाता। उनमें से जो चुनिंदा बच्चे होते हैं जो स्मार्ट स्ट्रेटजी करते हैं, यानी कि स्मार्ट स्ट्रेटजी को लेके चलते हैं और स्मार्ट स्टडी करते हैं, उन्हीं बच्चों का जो है वो ज़्यादातर सिलेक्शन होता है। तो आप जो है वो नोट्स ज़रूर बना लेना। क्लास का जो है वो मैं जो भी पॉइंट लिखती हूँ, जो भी फैक्ट लिखती हूँ, उनको ज़रूर नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं राजस्थान के नामांकन के बारे में। राजस्थान के नामांकन के अगर हम पहले फैक्ट्स के बारे में देखें तो ऋग्वेद में राजस्थान का क्या नाम मिलता है। तो ऋग्वेद में राजस्थान का
ऋग्वेद में राजस्थान का नाम जो मिलता है वो ब्रह्मव्रत मिलता है, ब्रह्मवर्त, ब्रह्मवर्त। और वाल्मीकि की रचना आती है, वाल्मीकि की रचना, वाल्मीकि की रचना आती है, वाल्मीकि की रचना रामायण, वाल्मीकि की रचना रामायण में राजस्थान का क्या नाम मिलता है, तो वो मरु कांतारा, मरु कांतारा नाम मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टी.एच. हैंडले, टी.एच. हैंडले जो आते हैं उनके द्वारा राजस्थान को विषम कोणीय, विषम कोणीय चतुर्भुज या फिर पतंगाकार बताया है। यानी कि टी.एच. हैंडले के द्वारा राजस्थान को विषम कोणीय चतुर्भुज और पतंगाकार बताया है। टी.एच. हैंडले जो है वो प्रथम व्यक्ति हैं, प्रथम व्यक्ति जिन्होंने, प्रथम व्यक्ति जिन्होंने राजस्थान की, राजस्थान की स्थलाकृति, राजस्थान की स्थलाकृति के उच्चावच, राजस्थान की स्थलाकृति के उच्चावच के बारे में प्रमाण या साक्ष्य या बताया था। राजस्थान की स्थलाकृति जो है वो उच्चावच आता है, राजस्थान की स्थलाकृति में उच्चावच आता है, यानी कि ऊबड़ खाबड़ आता है, ढलान आता है। इसके संबंध में बातें जो है वो किसके द्वारा कही गई थी, तो वो टी.एच. हैंडले के द्वारा की गई थी, कही गई थी। टी.एच. हैंडले ने राजस्थान की आकृति किस प्रकार की बताई है, तो विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार आकृति बताई है। वाल्मीकि की रचना आ जाती है रामायण, यानी कि रामायण की रचना वाल्मीकि के द्वारा की गई है। वाल्मीकि की रचना रामायण में जो राजस्थान को मरु कांतारा शब्द दिया गया है। ऋग्वेद में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मव्रत के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति आ जाते हैं जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस के संबंध में क्या फैक्ट्स बनते हैं, ये है आयरलैंड, जॉर्ज थॉमस आयरलैंड के निवासी हैं। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड के निवासी हैं। इन्होंने 1800 ईस्वी में राजस्थान का जो शब्द दिया था वो राजपुताना शब्द दिया था। राजपुताना शब्द जॉर्ज थॉमस के द्वारा दिया गया था 1800 ईस्वी में। इनके ऊपर इनकी जीवनी, इनकी जीवनी जो आती है वो उसका नाम क्या आता है, द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। यानी कि जॉर्ज थॉमस की जो है वो जीवनी आ जाती है, उस जीवनी का नाम आता है द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस जो आती है वो जॉर्ज थॉमस की रचना आती है। अब ये द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस रचना किसके द्वारा लिखी गई थी, ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा ये जो इनकी जीवनी जो थी वो लिखी गई थी। इसमें जो है वो जॉर्ज थॉमस के बारे में जो है वो बातें कही गई है, इसमें बताया गया है। और ये रचना कब प्रकाशित हुई थी, तो 1805 ईस्वी में जो द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस जो इनकी जीवनी आ जाती है वो प्रकाशित हुई थी। किसके द्वारा की गई थी रचना, तो विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा रचना की गई थी 1805 ईस्वी में। जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजपुताना शब्द दिया है राजस्थान के लिए। जॉर्ज थॉमस कहाँ के निवासी आ जाते हैं, तो जॉर्ज थॉमस जो है वो आयरलैंड के निवासी आते हैं, यानी कि ये जो है वो आयरलैंड से थे और इन्होंने राजपुताना शब्द का प्रयोग किया है, शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, ये नोट कर लेना। नेक्स्ट अगर हम व्यक्ति विशेष के बारे में बात करते हैं तो वो आ जाते हैं कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड ने जो है वो राजस्थान, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये है स्कॉटलैंड
हैं। यानी कि पश्चिमी राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट कौन आ जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल जेम्स टोड आ जाते हैं। इनको घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के इतिहासकारक आ जाते हैं, यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री के आते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा हमारे राजस्थान को जो है वो रायथाना, रजवाड़ा और राजस्थान शब्द जो है वो दिए गए हैं या शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा एक बुक लिखी गई थी, एक रचना की गई थी जो आती है दी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। उस बुक का जो वो दूसरा नाम आता है दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। ये बुक जो थी वो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी और फिर इसका हिंदी अनुवाद जो था वो गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा के द्वारा किया गया था। गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा जो है वो हमारे सिरोही जिले के निवासी आते हैं। सिरोही जिले के निवासी आते हैं। सिरोही की जो वो तलवार प्रसिद्ध है और सिरोही जिले के निवासी आते हैं और का जो है वो इसके बारे में कहा जाता है, इनके बारे में गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा जो है वो हमारे राजस्थान के विश्लेषक आते हैं और ये जो है वो इतिहासकार आते हैं, यानी कि मैन ऑफ हिस्ट्री आते हैं। ठीक है, ये तो हुई कर्नल जेम्स टोड के संबंध में पूरे डिटेल से बातें। अब हम आगे बात करते हैं, तो इधर के जो वो आप नोट कर लेना और ये जो है वो नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान के नामांकन के संबंध में जो है वो और क्या क्या चीजें आ जाती है, यानी कि राजस्थान के नामांकन के संबंध में और क्या बातें बताई गई हैं। तो एक हम बात करें तो ग्रंथ, एक ग्रंथ आ जाता है जिसका नाम आता है राजरूपक। राजरूपक, राजरूपक किसके द्वारा लिखा गया था? तो वीरभान या वीरभाण भी मिल जाता है नाम आपको, इनके द्वारा राजरूपक ग्रंथ लिखा गया था। एक आता है मुहणोत नैनसिरी ख्यात, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मुहणोत नैनसी के द्वारा जो वो ये ख्यात लिखी गई थी। इन दोनों ख्यातों में, यानी कि इन दोनों में जो है वो हमें क्या शब्द मिलता है? तो इन दोनों में जो है वो हमें राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि इन दोनों में जो है वो राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ग्रंथ के संबंध में भी आपसे क्वेश्चन कर लेंगे, तो आपको ध्यान में रखना है कि एक राजरूपक ग्रंथ आता है, राजरूपक रचना आती है जो कि वीरभान या वीरभान के द्वारा लिखी गई है। मुणोत नैनसिरी ख्यात आती है जो कि मुणोत नैनसी के द्वारा लिखी गई है। इन दोनों में जो है वो हमें राजस्थान शब्द मिलता है। तो यानी कि इसमें जो ये राजस्थान शब्द के बारे में इस बात का उल्लेख मिलता है कि राजाओं का स्थान, यानी कि राजाओं के रहने का स्थान के संबंध में जो वो मुणोत नैनसी और वीरभान के द्वारा बातें कही गई हैं, इसलिए उन्होंने जो राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है कि राजाओं का रहने का स्थान राजस्थान। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो एक जो है वो अभिलेख आ जाता है घोसुंडी अभिलेख, यानी कि कौन कौन से अभिलेख में राजस्थान शब्द हमें देखने को मिल जाता है, इसके संबंध में भी हम बातें करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अभी जो है वो ऐसा है कि आपसे जो वो बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन करते हैं ना, तो अब जो है वो हम ये भी ध्यान में रखेंगे कि अभिलेख में जो वो राजस्थान शब्द का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है। क्योंकि हम सिर्फ ये याद रखते थे कि ऋग्वेद में ब्रह्मव्रत मिलता है और जो वाल्मीकि की रचना रामायण जो आती है उसमें मरुकांतारा शब्द मिलता है। तो घोसुंडी अभिलेख जो ये कहाँ का आ जाता है? तो ये जो है वो चित्तौड़गढ़ का आता है। चित्तौड़गढ़ का घोसुंडी अभिलेख आता है। 532 का ये अभिलेख आता है। इसमें राजस्थानीय शब्द का उल्लेख मिलता है। यानी कि जो घोसुंडी अभिलेख जो आता है ये कहाँ का आ जाता है? तो घोसुंडी अभिलेख चित्तौड़गढ़ का आता है। यानी कि राजस्थान के शब्द की उत्पत्ति के संबंध में अगर हम बातें देख रहे हैं तो उसमें अगर हम बात देखें तो घोसुंडी अभिलेख जो आता है वो चित्तौड़गढ़ का आ जाता है और ये अभिलेख 532 ईसा पूर्व का आता है। 532 ईसा पूर्व का आता है। 532 बीसी का आता है। 532 ईसा पूर्व का 532 बीसी का आता है। इसमें हमें जो है वो राजस्थान के लिए जो है वो राजस्थानीय शब्द जो है वो मिलता है। अब हम बात करें तो एक नेक्स्ट अभिलेख और आता है जो कि बसंतगढ़ शिलालेख आता है। एक शिलालेख आता है बसंतगढ़ शिलालेख।
घोसुंडी अभिलेख, यानी कि कौन कौन से अभिलेख में राजस्थान शब्द हमें देखने को मिल जाता है, इसके संबंध में भी हम बातें करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अभी जो है वो ऐसा है कि आपसे जो वो बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन करते हैं ना, तो अब जो है वो हम ये भी ध्यान में रखेंगे कि अभिलेख में जो वो राजस्थान शब्द का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है। क्योंकि हम सिर्फ ये याद रखते थे कि ऋग्वेद में ब्रह्मव्रत मिलता है, और जो वाल्मीकि की रचना रामायण जो आती है उसमें मरुकांतारा शब्द मिलता है। तो घोसुंडी अभिलेख जो ये कहाँ का आ जाता है, तो ये जो है वो चित्तौड़गढ़ का आता है। चित्तौड़गढ़ का घोसुंडी अभिलेख आता है। 532 ईस्वी का ये अभिलेख आता है। इसमें राजस्थानीय शब्द का उल्लेख मिलता है। यानी कि जो घोसुंडी अभिलेख जो आता है ये कहाँ का आ जाता है, तो घोसुंडी अभिलेख चित्तौड़गढ़ का आता है। यानी कि राजस्थान के शब्द की उत्पत्ति के संबंध में अगर हम बातें देख रहे हैं तो उसमें अगर हम बात देखें तो घोसुंडी अभिलेख जो आता है वो चित्तौड़गढ़ का आ जाता है। और ये अभिलेख 532 ईसा पूर्व का आता है, 532 ईसा पूर्व का आता है, 532 बीसी का आता है, 532 ईसा पूर्व का, 532 बीसी का आता है। इसमें हमें जो है वो राजस्थान के लिए जो है वो राजस्थानीय शब्द जो है वो मिलता है। अब हम बात करें तो एक नेक्स्ट अभिलेख और आता है जो कि बसंतगढ़ शिलालेख आता है। एक शिलालेख आता है बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख जो है ये माघ के पितामह श्री वर्मल के समय खिमल माता के मंदिर सिरोही जिले यानी कि बसंतगढ़ शिलालेख जो आता है वो माघ के पितामह श्री वर्मल और सिरोही के खिमल माता के मंदिर से वसंतगढ़ से ये हमें अभिलेख मिला है। ये 682 ईसा पूर्व है, 682 ईसा पूर्व या 625 ईस्वी का हमें मिलता है। दोनों बातें ध्यान में रख लेना। 682 ईसा पूर्व है, 625 ईस्वी का हमें जो है ये शिलालेख मिलता है। और ये जो है वो अभिलेख माघ के पितामह श्री वर्मल के समय का आता है। ये अभिलेख माघ के पितामह श्री वर्मल के समय का आता है। खिमल माता के मंदिर सिरोही जिले के वसंतगढ़ में जो है वो हमें वसंतगढ़ शिलालेख मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें किस शब्द का प्रयोग किया गया है राजस्थान के लिए, तो राजस्थान द्वितीय शब्द का प्रयोग जो है वो वसंतगढ़ शिलालेख में किया गया है। ये तो हुई सारी राजस्थान के संबंध में ऐतिहासिक बातें, यानी कि इतिहास में जो वो राजस्थान शब्द के लिए क्या क्या शब्द का प्रयोग किया गया है इसके संबंध में बातें जो आपसे क्वेश्चन कर लेंगे। अब आता है कि हमारे राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्वतंत्रता। राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्वतंत्रता के बाद कब किया गया था, यानी कि हमारे राजस्थान के लिए जो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम राजस्थान के द्वारा जो है वो प्रयोग किया गया था, राजस्थान का एकीकरण का जो छठा चरण जो आता है उसमें किया गया था। यानी कि स्वतंत्रता के बाद 25 मार्च 1948, यानी कि मोस्ट क्वेश्चन ये है कि स्वतंत्रता के बाद जो है वो राजस्थान शब्द का प्रयोग कब किया गया था, तो 25 मार्च 1948 राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में प्रयोग किया
गया। यानी कि हमारे राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो वो स्वतंत्रता के बाद 25 मार्च 1948 राजस्थान के एकीकरण का जो सेकंड चरण था, यानी कि 25 मार्च 1948 राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण था, उसमें किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भारत सरकार के द्वारा विधिवत रूप से राजस्थान शब्द का प्रयोग 26 जनवरी 1950 में किया गया था। यानी कि राजस्थान शब्द का विधिवत रूप से प्रयोग भारत सरकार के द्वारा 26 जनवरी 1950 में किया गया था। हमारे राजस्थान के द्वारा स्वतंत्रता के बाद जो है वो राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में जो है वो 25 मार्च 1948 में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। और ये 26 जनवरी 1950 जो आता है वो हमारे राजस्थान का एकीकरण का छठा चरण था। राजस्थान के एकीकरण का छठा चरण था। यानी कि राजस्थान के एकीकरण का छठे चरण में जो है वो इसका प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये तो हुई सारे राजस्थान के नामांकन के बारे में बातें, यानी कि राजस्थान का जो नाम जो है वो किस प्रकार से आया है, यानी कि कहाँ कहाँ से गुजरते हुए जो है वो फाइनली अभी जो है वो हमें राजस्थान शब्द या राजस्थान नाम जो है वो हमारे राजस्थान के लिए मिल गया है, इसके संबंध में बातें। ये सारे फैक्ट्स आप नोट कर लेना, क्योंकि अब जो है वो हम राजस्थान के स्थिति के संबंध में बातें पढ़ेंगे। राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में देखेंगे। ये नीचे की लाइन नोट कर लेना कि भारत सरकार के द्वारा विधिवत रूप से राजस्थान शब्द का प्रयोग 26 जनवरी 1950 में किया गया था। राजस्थान के एकीकरण के छठे चरण में किया गया था। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति के बारे में संबंध में कुछ फैक्ट्स। अब हम राजस्थान की स्थिति के बारे में या राजस्थान के अक्षांश से देशांतरीय विस्तार, राजस्थान की लंबाई कितनी आ जाती है, राजस्थान की चौड़ाई कितनी आ जाती है, इसके संबंध में बातें पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जो है वो इस मैप को देखो, ज़्यादा खास तो नहीं बनाना आता है, बट हाँ ठीक ठाक है कि आपको समझा देंगे। ये राजस्थान का जो मैप जो है, इससे हम राजस्थान की जो लंबाई, राजस्थान की चौड़ाई के संबंध में बातें आपको बताएंगे। राजस्थान की चौड़ाई ज़्यादा आ जाती है और राजस्थान की लंबाई जो है वो कम आती है, ये आप सभी को पता है, ठीक है, क्योंकि आपको ये चीज़ें जो है वो ज़रूर याद रखनी है। इसके संबंध में जो है वो आपसे मतलब कि जो गलत है या सही है, यानी कि जो कथन गलत है, ये कथन गलत है या ये कथन सही है, इसके संबंध में आपसे क्वेश्चन कर लेंगे या इसके संबंध में जो है वो आपसे क्वेश्चन आ जाएगा। तो अब हम बात करें तो ये हुआ हमारे राजस्थान का पूरा मैप, ठीक है, ऐसा है हमारा राजस्थान। अब राजस्थान के मैप में अगर हम देखें तो ये कौन सी दिशा आ जाती है, तो उत्तर दिशा आती है। ये कौन सी दिशा आती है, तो दक्षिण दिशा आती है। ये कौन सी आती है, तो पूर्व आता है। इधर कौन आता है, तो पश्चिम आता है, ठीक है। ये तो बेसिक से जानकारी है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर हम बात करें तो राजस्थान के जो मैप में जो है वो राजस्थान की लंबाई कितनी आ जाती है, यानी कि राजस्थान की लंबाई राजस्थान के मैप में कितनी आ जाती है, तो ये आती है 826 किलोमीटर, 826 डिग्री उत्तरी अक्षांश आती है। यानी कि राजस्थान की मध्यवर्ती देशांतर रेखा जो आती है वो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर आती है। राजस्थान का ये दोनों रेखा एक दूसरे को नागौर जिले में काटती है, इस कारण राज्य का मध्यवर्ती जिला जो है वो नागौर आता है। और ये जो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो वो एक दूसरे को कहाँ पे काटती है, तो ये नागौर जिले में काटती है। यानी कि मध्यवर्ती जिला जो आ जाता है वो नागौर जिला आता है, क्योंकि ये नागौर जिले में जो है वो काटती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उत्तर से पश्चिम से दक्षिण पूर्व के विकिरण की लंबाई कितनी आ जाती है, तो वो 850 किलोमीटर आती है। यानी कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के विकिरण की लंबाई जो है वो 850 किलोमीटर आती है।
यानी कि अगर हम विकिरण के बारे में बात करें, यानी कि राजस्थान के विकिरण के बारे में अगर हम बात करें तो उत्तर से पश्चिम, यानी कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के मध्य राजस्थान के विकिरण की लंबाई कितनी आती है? तो उत्तर पूर्व से लेकर 850 किलोमीटर आ जाती है। यानी कि अगर हम राजस्थान के विकिरण के बारे में बात करें तो उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक राजस्थान के विकिरण की लंबाई कितनी आ जाती है? तो 850 किलोमीटर आ जाती है। और अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अगर हम दूसरे विकिरण के बारे में बात करें तो वो आता है राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व के विकिरण की लंबाई कितनी आ जाती है? तो 784 किलोमीटर आती है। यानी कि राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व के विकिरण की लंबाई कितनी आती है? तो इस विकिरण की लंबाई आती है 784 किलोमीटर। थोड़ा मैप खराब हो गया अपना, बट हैंडल कर लेना। यानी कि राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व के विकिरण की लंबाई 784 किलोमीटर आती है। विकिरण की लंबाई 784 किलोमीटर आती है। इन विकिरणों का अंतराल जो है वो 66 किलोमीटर आता है। इन विकिरणों का अंतराल, इन विकिरणों का अंतराल कितना आ जाता है? तो 66 किलोमीटर आता है। यानी कि 66 किलोमीटर जो है वो इन विकिरणों का अंतराल आ जाता है। क्योंकि हम जो है वो अंतराल के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो इनका अंतराल जो आता है वो 66 किलोमीटर आ जाता है। इन दोनों विकिरणों का अंतराल आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पृथ्वी को एक देशांतर पार करने में लगा समय मैंने आपको पहले बताया था। यानी कि पृथ्वी को एक देशांतर पार करने में जो समय लगता है वो 4 मिनट लगता है। तो उसी प्रकार हमारे राजस्थान के जो है वो सूर्योदय, यानी कि धौलपुर और जैसलमेर जिले के सूर्योदय और सूर्यास्त होने में कितना समय लग जाता है? तो 35 मिनट लगता है। यानी कि 35 मिनट 8 सेकेंड का टाइम लग जाता है। क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो कि आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे, इसलिए आपको जो है वो ये ध्यान में रखना है। अब ये पूरी जो राम कथा जो आती है वो हम आपको समझाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे राजस्थान के परिचय के बारे में। उसमें जो है वो मैंने आपको राजस्थान के नामांकन के बारे में बता दिया कि राजस्थान का नामांकन जो वो किस किस प्रकार से हुआ है, ठीक है। मतलब कौन कौन सी स्टेज से गुजरने के बाद में जो वो राजस्थान का नामांकन हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राजस्थान के नामांकन के बारे में बताने के बाद में जो लास्ट मैंने बताया था कि राजस्थान का भारत सरकार के द्वारा विधिवत रूप से जो नामांकन किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था, जो कि हमारे राजस्थान के एकीकरण का छठा चरण आ जाता है। फिर हम बात कर रहे थे कि राजस्थान के जो वो विस्तार के बारे में, यानी कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना आ जाता है, इसकी लंबाई या इसकी चौड़ाई के बारे में हमने बनाया राजस्थान का मैप। इसमें हमने देखा कि उत्तर और ये दक्षिण, ये पूर्व है, ये पश्चिम। तो उत्तर से दक्षिण के मध्य राजस्थान की लंबाई कितनी आ जाती है? तो वो लंबाई आती है 826 किलोमीटर। यानी कि उत्तर से दक्षिण के उत्तर से दक्षिण तक राजस्थान की लंबाई कितनी आ जाती है? तो 826 किलोमीटर। तो फिर हमने देखा कि राजस्थान के उत्तर से लेकर दक्षिण तक राजस्थान की लंबाई 826 किलोमीटर आती है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक राजस्थान की चौड़ाई कितनी आ जाती है? तो 1869 किलोमीटर राजस्थान की चौड़ाई आ जाती है। फिर हम बात करें तो राजस्थान का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार कितना आ जाता है। फिर हम बात कर रहे थे कि राजस्थान के अक्षांश देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर आता है, ठीक है। अब आता है कि ये जो विकिरण, यानी कि हमने जो वो पूर्वी देशांतर और इधर जो है वो उत्तरी अक्षांश के बारे में बातें कर ली, क्योंकि अक्षांश और देशांतरीय विस्तार के बारे में मैंने कल आपको पढ़ाया है। अब हम बात करें तो हमने जो बात करी थी कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई के बारे में हमने बात की थी। तो इन राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतराल कितना आ जाता है, तो डायरेक्ट जो है वो फैक्ट आप याद रख लेना, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम हॉल में जो इतना टाइम नहीं होता है कि आप जो है वो ऐसे माइनस करके देखोगे या फिर ऐसे करोगे। इससे बात करें तो कर्क रेखा, यानी कि हमारे राजस्थान से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ये आप सभी को पता है। तो वो कहाँ से होकर कहाँ तक गुजरती है? तो राजस्थान में कर्क रेखा 2 जिलों से गुजरती है। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ तहसील और डूंगरपुर के दक्षिणी सीमा में जो चिखली गांव जो है वहां से जो वो कर्क रेखा होकर गुजरती है। यानी कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर से कर्क रेखा जो वो गुजरती है। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान में देशांतर और अक्षांश रेखाएं कितनी आ जाती है? तो 9 देशांतर रेखाएं आती है, 7 अक्षांश रेखाएं आती है, ठीक है। और ये कटरा गाँव सम तहसील और इधर सिलाड़ा गांव राजखेड़ा तहसील और बोरखंडा गांव कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा और कोण गांव गंगानगर, ये आपको याद रखना है। और अगर हम देखें तो राजस्थान के जो है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के मध्य कोणीय दूरी जो आ जाती है वो 850 किलोमीटर है, ठीक है।
कोणीय विकिरण, विकिरण की लंबाई कितनी आ जाती है, कोणीय क्या सॉरी विकिरण की लंबाई कितनी आ जाती है, तो 850 किलोमीटर आ जाती है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम यानी कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की विकिरण की लंबाई जो आती है वो 784 किलोमीटर आती है। ठीक है, बीच का जो गांव आ जाता है यानी कि मध्यवर्ती, राजस्थान का मध्यवर्ती गांव जो आ जाता है वो लंपोलाई नागौर आता है, लंपोलाई गांव जो आता है वो नागौर में आता है, तो राजस्थान का मध्यवर्ती जिला जो आता है वो नागौर आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कर्क रेखा जो होती है उसके नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा आ जाता है, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो कर्क रेखा के नजदीक स्थित जिला मुख्यालय आता है। दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन से आ जाते हैं, तो गंगानगर और हनुमानगढ़ के आते हैं। राजस्थान के अक्षांश में अंतराल कितना आ जाता है, ये आप याद रख लेना। देशांतर और अक्षांश कितने आ जाते हैं, 9 देशांतर आते हैं, 7 अक्षांश आते हैं। और इधर जो है वो मध्यवर्ती जिला कौन सा आ जाता है, नागौर आ जाता है, ये आप याद रखना। इन विकिरण यानी कि जो मैंने विकिरण बताए हैं इनमें अंतराल कितना आ जाता है, तो 66 किलोमीटर का अंतराल आ जाता है। राजस्थान की मध्यवर्ती देशांतर रेखा 74 डिग्री पूर्वी देशांतर आती है, राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा आती है। तो ये सारे फैक्ट्स जो है वो आप नोट कर लेना और सारों को जो है वो एकदम से ध्यान से जो है वो दिमाग में छाप लेना, क्योंकि इनसे जो है वो क्वेश्चन बनेंगे और फिर आप वहाँ पे जो है वो कन्फ्यूजन हो जाओगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आगे की जो चर्चा जो है वो हम मतलब कि आप ये नोट कर लेना, आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड बाय।